और वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में ख़बरें तो ढेर सारी आपके साथ हमने शेयर करनी है, लेकिन आगाज़ हम करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है 26 नवंबर 2024 के एहतजाज से मुतल्लिक, जिसमें PTI का ये कहना है कि पेशावर से जब काफ़िला निकला पुरअमन था, इस्लामाबाद के जना एवेन्यू पे पहुंचा, काफ़िला मुज़ाहिरीन पुरअमन थे और हुकूमत की जानिब से उन 69 शहरियों पे गोलियां बरसाई गईं। उन 69 शहरियों को मारा गया, ज़ख्मी किया गया। अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब की बहन है। कल ATC अदालत रावलपिंडी में पेशी के बाद वो मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इसी नैरेटिव को, इसी बयानियों को दोहरा रही थी, जिसमें अलीमा आपा ने कहा कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर गोलियां बरसाई गईं, लोगों को मारा गया। हालांकि मैं ऐनी शाहिद हूँ कि जो मुज़ाहिरीन यहाँ पे पहुँचे थे वो कितने पुरअमन थे कि हमारे ऑफिस में, हमारी बिल्डिंग में घुसकर जो है अटैक किया गया। PTI के मुज़ाहिरीन कहें, बलवाई कहें, लेकिन अटैक किया गया, शीशे तोड़े गए, तोड़ फोड़ की गई। कितने पुरअमन थे अपनी आंखों से हमने देखा। लेकिन चलें, PTI की इसी बात को मानते हुए कि वो मुज़ाहिरीन पीसफुल थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपका ये नैरेटिव है कि 69 लोगों पे गोलियां बरसाई गईं, काफ़िला जो पेशावर से निकला इस्लामाबाद पहुंचने तक पुरअमन था, तो बात यह है कि जो कंप्लेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने जनवरी 2025 में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में दायर की थी, जिसमें सवाल ये था अदालत का कि बैरिस्टर गौर साहब कटहरे में आके अपना बयान कलमबंद करवाएं। 2 दिन पहले इस केस की समाअत होती है। अलीमा खान साहबा के स्टेटमेंट से 24 घंटे पहले जज नासिर जवेद राना साहब के सामने बैरिस्टर गौर साहब पेश होते हैं, नासिर जवेद राना साहब के सामने लतीफ़ खोसर साहब पेश होते हैं, लेकिन बयान कलमबंद नहीं कराते। भैया, आपका बयानिया इतना मुसद्दका है, सच्चाई पे मबनी है, तो क्या वजह है कि जनवरी 2025 में फ़ाइल की गई कंप्लेंट आज जनवरी 2026 में हम बैठे हैं, तारीख पे तारीख आपको मिल रही है, तारीख पे तारीख आप ले रहे हैं, मिल नहीं रही, तारीख पे तारीख आप ले रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो उस कंप्लेंट्स की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए जो लीगल प्रोसीजर है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपने अपना बयान कलमबंद करवाना है, आप अपना बयान कलमबंद क्यों नहीं करवा रहे? अगर आपका बयानिया है कि 26 नवंबर को आप लोग पुरअमन थे, आप पे गोलियां बरसाई गई, 69 लोगों को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, तो आपको तो पहली तारीख पे अपना बयान जो है वो कलमबंद करवा देना चाहिए। अब पहले तो ये होता आ रहा था कि कभी लतीफ़ खोसर साहब नहीं होते थे, कभी बैरिस्टर गौर साहब नहीं होते थे, तारीख ले ली जाती थी। अब अदलिया को ताना तो दिया जाता है कि तारीख पे तारीख, यहाँ पर तो तहरीक इंसाफ बयानिया बनाने के साथ साथ खुद तारीख पे तारीख ली जा रही है और PTI का चेयरमैन बयान कलमबंद करवाने के लिए तैयार नहीं। अब अदलिया से मेरे जहन में एक और बात आ गई। 2 जजेस के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की गई कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब वो कंप्लेंट इतनी फ्रिवलियस है, इतनी फ्रिवलियस एप्लीकेशन है, यानी बेवकूफ़ है कि उसको आप कंप्लेंट नहीं कह सकते, लेकिन मीडिया पे खबरें चल गई। वो कंप्लेंट है जी लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम और लाहौर हाई कोर्ट की एडिशनल जज अबहर गुल खान के खिलाफ। अब इस कंप्लेंट में कहा गया है, जैसे कंप्लेंट कहा नहीं जा सकता, क्यों नहीं कहा जा सकता, ये डिटेल भी अभी कुछ देर में मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इस कंप्लेंट में कहा गया है कि देखें, जो अबहर गुल साहबा लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज हैं, उनकी डिग्री वैलिड नहीं है, उनकी डिग्री को क्वेश्चन किया गया है, उनकी जो प्रमोशन होती रही, उनको जो जिम्मेदारियां यानी DG पंजाब जुडिशरी वो बनी, उसके ऊपर क्वेश्चन किया गया और इस सारे मामले को अबहर गुल साहबा की प्रमोशन को जोड़ा गया है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं शहजाद मलिक साहब, उनकी बेटी की गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 नौजवान जाँ बहक हुए थे, उनके साथ भी लिंक किया गया। अब सवाल यह है कि जो कंप्लेंट आपने भिजवाई है, जिसने भी भिजवाई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसमें आपने अपना नाम क्यों छुपाया? कंप्लेनेंट ने, एप्लीकेंट ने क्या बताया है? यह बताया है कि हम जो पंजाब की मातहत अदलिया है उसके पेरेंट्स हैं। भाई, पेरेंट्स का कोई नाम तो होगा, कोई पता होगा, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, कोई मोबाइल नंबर होगा, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट फाइल होती है तो उसमें वो अपना एफिडेविट भी देता है। अगर नहीं देता तो जो सेक्रेटरी होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का,
उस कंप्लेंट की वेरिफिकेशन करने के लिए एफिडेविट मांगता है कंप्लेनेंट से। यहाँ पे तो कंप्लेनेंट का आता पता नहीं मालूम, वेयर अबाउट का नहीं पता, नाम तक का नहीं पता, तो इसको कंप्लेंट नहीं कह सकते। अब इस कंप्लेंट में कहा गया है कि अबर गुल साहबा की जो डिग्री है उसकी वेरिफिकेशन करवाई जाए, और अगर डिग्री की उनके क्रीडेंशियल की तस्दीक नहीं होती तो आलिया नीलम साहबा को भी फारिग किया जाए जज साहब के अहदे पे। उन्होंने हाई कोर्ट के जज के लिए अबर गुल को जो है वो नॉमिनेट किया था, उनका नाम फॉरवर्ड किया था, और अबर गुल साहबा को भी अहदे से फारिग किया जाए। तो ये इसे आप इंफॉर्मेशन ज़रूर कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के डोमेन में आ चुकी है, लेकिन इसको आप कंप्लेंट नहीं कह सकते। अब इस इंफॉर्मेशन में कहा गया है कि जब तक उनकी डिग्रियों की, उनके एजुकेशनल क्रीडेंशियल की तस्दीक ना हो जाए, अबर गुल साहबा को जो है आप कन्फर्म ना करें। अब देखते हैं कि ये मवाद जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने तो चलें जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की कन्फर्मेशन से मुतल्लिक होने जा रहा है उसमें शायद इस मामले के ऊपर बात होगी। और फिर कन्फर्मेशन जजेस की होती है नहीं होती, ये 15 जनवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास से ही पता चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, आलिया नीलम साहबा की बात हो रही है, लाहौर हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो आपको बताते जाएं कि 9 मई के मुकदमात की समाअत करने वाले जज अरशद जावेद साहब, जिनका तबादला कर दिया गया था, जिन्होंने 9 मई के एक मुकदमे का फैसला भी सुनाया था, इस तबादले की खबर के बाद डेवलपमेंट ये हुई है कि अरशद जावेद साहब, जिन्हें बहावलनगर ट्रांसफ़र किया गया था, और आसिफ बशीर साहब जो कि बहावलनगर में जज की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, उनका लाहौर ट्रांसफ़र किया गया था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा ने ये ट्रांसफ़र, दोनों जजेस का जो ट्रांसफ़र है, यानी जो तबादला है, उसको मनसूख कर दिया है, नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, और दोनों जजेस से कहा गया है कि वो अपना काम जारी रखें। यानी अरशद जावेद साहब लाहौर में बतौर जज अपना काम जारी रखें, और जो बहावलनगर के जज हैं आसिफ बशीर साहब, वो बहावलनगर में अपना काम जारी व सारी रखें। तो ये 2 तबादले जो हुए थे जजेस के, ये वापस ले लिए गए हैं। लेकिन जो असल खबर है ना कि ताकत वालों ने फैसला कर लिया, किसी को पसंद आए किसी को पसंद ना आए, उस खबर पे आने से पहले नाजरीन, फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक भी एक अहम खबर है, और वो खबर नाज़रीन ये है कि फैज़ हमीद साहब के लॉयर मियाँ इशफाक अली, जिनका वकालत का लाइसेंस पंजाब बार ने मअतल कर दिया था, अब जब किसी वकील का वकालत का लाइसेंस मअतल हो जाए तो वो किसी अदालत में पेश नहीं हो सकता बतौर वकील। एज ए शहरी तो पेश हो सकता है, एज ए कंप्लेनेंट पेश हो सकता है, एज ए दरख्वास्त गुजार पेश हो सकता है, लेकिन बतौर लॉयर पेश नहीं हो सकता। तो अब ये हुआ है कि फैज़ हमीद साहब के वकील मियाँ इशफाक अली साहब का जो वकालत का लाइसेंस मअतल किया गया था, पंजाब बार ने लाइसेंस को बहाल कर दिया है। लेकिन उनसे मुतल्लिक जो मामला था, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का जो इल्ज़ाम लगा था, उसे डिसिप्लिनरी कमेटी के पास भिजवा दिया गया है कि इस मामले पे भी जो भी कार्रवाई करनी है वो डिसिप्लिनरी जो कमेटी है, मुतलका कमेटी करेगी। लेकिन अल्टीमेटली फैज़ हमीद साहब के लिए खबर ये है कि उन्होंने जो अपील दायर की थी अपनी 14 साल की सज़ा के ख़िलाफ़, उस अपील में उनके लॉयर मियाँ इशफाक अली, मिलिट्री कोर्ट में जो केस चला उसमें भी मियाँ इशफाक अली, लेकिन उनके वकील का लाइसेंस मअतल हो जाना डेफिनेटली फैज़ हमीद साहब के लिए एक झटका था। लेकिन अब उनके लिए अच्छी खबर है कि उनके लॉयर का जो वकालत का लाइसेंस है उसको बहाल कर दिया गया है। लेकिन फैज़ हमीद साहब के लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन पीटीआई के एक रहनुमा के लिए अच्छी खबर नहीं है। और वो पीटीआई के रहनुमा कौन है? मोइन कुरैशी साहब हैं, जिन्हें पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया गया। मलिक अहमद खान साहब बच्चर की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, आपको पता है कि मलिक अहमद खान बच्चर साहब जो हैं, मलिक अहमद बच्चर जो हैं, वो 9 मई के केस में कन्विक्टेड हुए। कन्विक्शन के बाद डिस्क्वालीफाई कर गए, पंजाब असम्बली के रुकन नहीं रहे। अभी तक तो मंजर आम से गायब हैं, मफरूर हैं, गिरफ्तारी भी उन्होंने नहीं दी। अपील शायद उन्होंने दायर कर दी थी, लेकिन अपील दायर करने के लिए भी आपको गिरफ्तारी देना पड़ती है। तो मलिक अहमद बच्चर साहब की जगह पे जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाए गए वो मोइन कुरैशी साहब हैं, तहरीक इंसाफ के एमपी। अब मोइन कुरैशी साहब ने इल्ज़ाम लगाया था, सुहेल अफरीदी साहब जो कि कराची के दौरे पे हैं, जब वो लाहौर के दौरे पे आए थे तो पंजाब असम्बली में उनके आमद के वक्त, एंट्री के वक्त जो हुल्लड़बाजी हुई, मोइन कुरैशी साहब ने कहा था कि जो साफ़ी थे सवाल करने वाले, वो दरअसल पंजाब की जो मिनिस्टर हैं वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी साहबा, उनके ज़ाती मुलाज़म थे।
वो ज़ाती मुलाजिम थे, इसलिए उल्टे सीधे सवाल जो है वो सोहेल अफरीदी से किए गए, उनके डेलीगेशन के काबीना के अरकान से किए गए। तो मोइन कुरैशी के स्टेटमेंट पे पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी साहबा ने ऐलान किया है कि जो पंजाब में डेफेमेशन कोर्ट बनी है, आपको याद होगा कि जब मरीम नवाज़ को पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया तो उन्होंने फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ डेफेमेशन का लॉ बनाने का फ़ैसला किया था। वो लॉ भी बना, वो कोर्ट भी बनी। अब उस कोर्ट में जो डेफेमेशन की कोर्ट है, उस्मा बुखारी ने ऐलान किया है कि पहला मुकदमा मैं उसमें फ़ाइल करूँगी, दर्ज कराऊँगी, और वो मुकदमा मोइन कुरैशी तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया जाएगा। उस्मा बुखारी का कहना है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया कि साफ़ी ज़ाती मुलाजिम थे मेरे, जो सवाल कर रहे थे सोहेल अफरीदी से, सोहेल अफरीदी के डेलीगेशन के अरकान से, ये तौहीन अमेज़ इल्ज़ाम है। ये सियासी इख्तलाफ नहीं, ये सियासी इल्ज़ाम नहीं, ये हतक इज़्ज़त की गई है। तो उस्मा बुखारी ने मोइन कुरैशी के ख़िलाफ़ डेफेमेशन कोर्ट में जाने का फ़ैसला किया है। अब रिज़ल्ट क्या निकलता है खुदा जाने, पहले तो केस फाइल करें। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब, जिनके दौरा लाहौर से ये कंट्रोवर्सी जनरेट हुई या क्रिएट हुई, अब वो कराची के दौरे पे हैं। आज सोहेल अफरीदी साहब कराची से अपने एक रोज़ा दौरे पर हैदराबाद रवाना हो चुके हैं। हैदराबाद में स्ट्रीट मूवमेंट की क़यादत करेंगे, कुछ इवेंट्स हैं वहाँ पे ख़िताब करेंगे। लेकिन जो बार का इवेंट था, जहाँ पे उनको सिंध हाई कोर्ट बार जो हैदराबाद बेंच के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने मदऊ किया था, वो सिलसिला, वो ख़िताब का जो मौका था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। यानी सोहेल अफरीदी साहब अब सिंध हाई कोर्ट बार हैदराबाद में ख़िताब नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 11-1 से फ़ैसला हुआ है। बार के मुंतखब मेंबरान में से 11 ने कहा कि ख़िताब का मौका नहीं मिलना चाहिए, ये ज़ाती हैसियत में जनरल सेक्रेटरी ने बुलाया है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो है वो सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच का है, उनकी बार एसोसिएशन का है। एक इंडिविजुअल इंफरादी हैसियत में किसी को ऐसे ख़िताब की दावत नहीं दे सकता। तो वो वाला पत्ता तो कट गया है। अब देखते हैं किस किस इवेंट से जनाब सोहेल अफरीदी साहब ख़िताब करते हैं। लेकिन नाज़रीन, आलमी महाज से भी एक अहम ख़बर है, और वो ख़बर क्या है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, जो एक एतराज़ उठाया जा रहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट सदर ट्रंप ने जो एक बयान दिया है कि ग्रीनलैंड हम हासिल करेंगे, उस पर ग्रीनलैंड के डेनमार्क के जो खातून डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि गोली पहले मारेंगे और सवाल बाद में पूछेंगे। ये हमारी टेरिटरी है, इस पर किसी को जाहिरियत करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन अब सदर ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ग्रीनलैंड की ज़मीन हम हासिल करके रहेंगे। सदर ट्रंप का ये कहना है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड की प्रॉपर्टी को अपना ना बनाया, ग्रीनलैंड की ज़मीन को अपने कब्ज़े में ना लिया या इस पर कब्ज़ा ना किया, तो फिर चीन और रशिया इस पर कब्ज़ा कर लेंगे। और हमें चीन और रूस को ग्रीनलैंड की ज़मीन में अपना हमसाया बनना बिल्कुल पसंद नहीं। तो किसी को पसंद है, किसी का कोई एतराज़ है, किसी को कोई मुखालफत है। सदर ट्रंप ने वाज़े तौर पे कह दिया है, अब ताकत का महवर अमेरिका है, अमेरिका के सदर ट्रंप हैं, और उन्होंने वाज़े तौर पे ऐलान कर दिया है कि ग्रीनलैंड की ज़मीन जैसे तैसे वो हासिल करके रहेंगे। और यहाँ पे अगर अमेरिका का कैप्चर ना हुआ, कब्ज़ा ना हुआ, तो फिर यहाँ पे चीन और रशिया आके बैठ जाएंगे, जो अमेरिका के लिए फिर जो है उसकी सलामती के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।